हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि एक एसी सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस वह कंडीशन है जिसमें किसी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज और फ्लो होने वाला करंट दोनों एक ही फेस में आ जाते हैं। तो एक ही फेस में आ जाते हैं, इसका मतलब जो सर्किट है वो एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि सिर्फ एक रेजिस्टिव सर्किट के लिए ही अप्लाइड वोल्टेज और इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट होता है दोनों एक ही फेस में होते हैं। लेकिन यहाँ जो हमको सर्किट प्राप्त है पहले से, उसमें एक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों ही उपस्थित है। इसका मतलब ये है कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के इफ़ेक्ट किस प्रकार से एक दूसरे को अपोज करते हैं, जिसके कारण यह सर्किट रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। तो सबसे पहले रेजोनेंस को समझने के लिए हम लोग इस सर्किट के लिए एक केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। माना कि फ्लो होने वाला टोटल करंट I है और अप्लाइड वोल्टेज है V। तो अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। इसको फर्दर हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये मिल जाएगा हम लोग को करंट इंटू ऑपोजिशन R प्लस करंट इंटू ऑपोजिशन ऑफ इंडक्टेंस, जो कि होता है क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस I XL या JXL, और यहाँ आ जाएगा माइनस I XC, जहाँ XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब इसमें इसको रेजोनेंस के कंडीशन में आने के लिए दोस्तों V इक्वल टू आना चाहिए IR। ऐसा कब संभव है, जब ये बाकी इमेजिनरी पार्ट जो है ये आपस में क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, ये जीरो हो जाए। तो ये कब होगा, इसको पहले कॉमन निकाल लेते हैं J को, तो आ जाएगा JI कॉमन में और अंदर बच जाएगा क्या, XL माइनस XC। तो ये पार्ट जब जीरो आएगा तभी सर्किट किस में होगा, रेजोनेंस में होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है क्या, XL इक्वल टू XC। XL का फॉर्मूला होता है 2 पाई FL और XC का फॉर्मूला है 1/2 पाई FC। इसी को हम लोग ओमेगा L इक्वल टू ओमेगा C भी लिख सकते हैं, 1/ओमेगा C भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, 4 पाई स्क्वायर F का स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, या फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा F स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर LC, या फिर F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे कि SSC JEE में बहुत सारे प्रश्न और अन्य एग्ज़ाम्स में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस इक्वेशन से भी इसी को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ओमेगा L इक्वल टू हमको लिखना है 1/ओमेगा C। ये हो गया क्या, 1/ओमेगा C। ओमेगा इक्वल टू ही 2 पाई F है, दोनों सेम चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा इक्वल टू 1 अंडर रूट LC। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ओमेगा इक्वल टू 1 अंडर रूट LC आया है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F। तो 2 पाई F से आ जाएगा F और नीचे आ जाएगा क्या, 2 पाई। तो इतना हर्ट्स होगा, और ये है क्या, ओमेगा इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो यह जो फ्रीक्वेंसी हमको प्राप्त हुई इसे कहते हैं F0, या किसी बुक में इसी को FR लिखते हैं, जो कि कहलाती है क्या, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वह सप्लाई फ्रीक्वेंसी है जिसके कारण किसी एसी सर्किट के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं और सर्किट कम्प्लीटली रेजिस्टिव हो जाता है, यानी कि रेजोनेंस में आ जाता है। मतलब वह सप्लाई फ्रीक्वेंसी जिसके लिए सर्किट रेजोनेंस में आ जाए वह फ्रीक्वेंसी कहलाती है क्या, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कारण हमको ये पता चल गया F इक्वल टू, तो पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा कि L और C की वैल्यू दी रहेगी और हमको पूछेगा कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, तो हम इजीली बता सकते हैं, या फिर ओमेगा की वैल्यू कितनी है पूछेगा तो हम इजीली इसको बता सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में
अब इस इक्वेशन में हमको मिलता है टोटल वोल्टेज V इक्वल टू, हमको यहाँ से मिल जाएगा क्या, टोटल वोल्टेज V इक्वल टू IR, जो कि V इक्वल टू किसके बराबर है, VR के। यानी कि दूसरा चीज़ हमको एक कंक्लूजन पता चला कि किसी रेजोनेटिंग AC सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज पूरी तरीके से रेजिस्टिव वोल्टेज के अक्रॉस जो है उसके बराबर होता है ना। तो किसी सर्किट में अगर रेजोनेंस है तो टोटल वोल्टेज जो भी अप्लाई किया गया है यह वोल्टेज VR के बराबर होगा। ये है हमारा VR और ये है VL और ये है VC। इसका मतलब VL और VC भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल प्राप्त होंगे। VL इक्वल टू VC एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन कैसे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, और एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है। इसी के कारण ही हमको ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या मिल रहा है एक्चुअली, V इक्वल टू VR। आइए अब इसके लिए एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। अगर इसके लिए हम एक फेजर डायग्राम बनाएं तो वह एक AC सीरीज RLC सर्किट की तरह ही प्राप्त होगा, जिसमें कि हम मान लेते हैं कि करंट तीनों के लिए कॉमन है, इसलिए हम लोग उसको रेफरेंस मान लेते हैं ये वैल्यू हो गई करंट। अब इसी में हम लोग बनाते हैं वोल्टेज की वैल्यू, तो इसी में आगे बढ़ा के मैंने बना दिया, वोल्टेज की वैल्यू है VR और ये है करंट I। अब यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू है VL, ये कौन सी वैल्यू है, इंडक्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज है। तो इंडक्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होता है, 90 डिग्री लीड करता है उसमें से जो भी करंट फ्लो हो रहा है उससे। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वह क्या है, I, है ना। इससे 90 डिग्री लीडिंग बना सकते हैं हम लोग इसका करंट, तो ये हम करंट लीडिंग बना दिए 90 डिग्री, मान लेते हैं ये है करंट VL। अब जब हम VC बनाएंगे तो वो है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होता है वह उससे फ्लो होने वाले करंट से 90 डिग्री लैग करता है। तो हम इस करंट से 90 डिग्री लैग बनाएंगे, ये था 90 डिग्री लीडिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब इससे 90 डिग्री लैग बनाएंगे, तो ये हो गया 90 डिग्री लैगिंग, ये वैल्यू हो जाएगी VC। तो ये हमने यहाँ पर जानबूझ के दोनों को इक्वल एंड अपोजिट बनाया है ना। अपोजिट तो दोनों होते ही हैं, लेकिन दोनों को इक्वल बनाया है क्योंकि ये दोनों रेजोनेंस के कंडीशन में है और एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। VL इक्वल टू I इंटू XL बराबर होगा, किसके बराबर होगा, VC के बराबर होगा, जो कि है I इंटू XC, जिससे कि हमको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी प्राप्त हो गया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, वो ये है कि अगर हम यहाँ पर स्थिति देखें टोटल इम्पीडेंस की स्थिति को अगर हम लोग देखें तो Z इक्वल टू होता है R प्लस J, ब्रैकेट में होता है XL माइनस XC। XL माइनस XC ही X है, टोटल रिएक्टेंस। तो रेजोनेंस के कंडीशन में चूंकि दोनों इक्वल हैं, XL और XC इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो Z इक्वल टू वैल्यू मिलेगी R। ये एक और कंक्लूजन मिला हम लोगों को, ठीक है, ये एक और कंक्लूजन मिला कि टोटल इम्पीडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। इसके अलावा अगर करंट का कंडीशन देखें तो करंट जो I फ्लो हो रहा है वो होता है क्या, V अपॉन Z। तो V अपॉन Z की जगह हम लोग अब लिख सकते हैं क्या, I इक्वल टू V अपॉन R। V अपॉन R क्यों, क्योंकि टोटल इम्पीडेंस सिर्फ किसके इक्वल हो गया है, रेजिस्टेंस के इक्वल, ठीक। यदि इस Z की वैल्यू में XL और XC भी होते तो Z की वैल्यू R से क्या होती, ज़्यादा होती है ना। फिर से बोल रहा हूँ, अगर इस सर्किट में Z की वैल्यू में अगर XL और XC भी होते तो R से ज़्यादा वैल्यू प्राप्त होती हमको Z की, लेकिन क्योंकि ये कैंसल आउट हो रहे हैं आपस में, इसलिए Z की वैल्यू R के बराबर प्राप्त हो जाती है। क्योंकि यह वैल्यू R के बराबर प्राप्त हो जा रही है, इसका मतलब सर्किट का इम्पीडेंस कैसा है, लोएस्ट है। सर्किट का इम्पीडेंस लोएस्ट है और करंट कैसा है, करंट है हाईएस्ट,
ठीक है। करंट चूंकि हाईएस्ट है इसलिए यहाँ पर VL का जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, वो भी कैसा है, हाईएस्ट है। और VC भी क्या है, हाईएस्ट है। ठीक, इवन इनकी जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन होती है सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज से भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं इसलिए यह टोटल वोल्टेज जो है, सिर्फ ये जो अप्लाइड वोल्टेज है सिर्फ VR में अपीयर हो पाता है, बाकी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वोल्टेज एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे। अगर हम करंट के लिए यहाँ पर एक ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसा प्राप्त होगा। इस तरफ है एम्पलीट्यूड I और इस तरफ है फ्रीक्वेंसी F। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होता है, जहाँ पर ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम मिल रहा है हमको IM, जो कि कौन से कंडीशन में मिलेगा, जैसा कि हमने पढ़ा अभी ये जिस फ्रीक्वेंसी पर प्राप्त होगा वह है हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा एक वैल्यू और होती है जिसको कहते हैं IM/√2। इसको कहते हैं IM/√2, जो कि इक्वल होता है क्या, 0.707 IM, है ना। इस पे जो फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों वो कुछ ऐसी होगी। यह फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये है F1 और ये है F2, जहाँ F0 है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, लेकिन F1 है क्या, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये हो जाएगी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है देखते हैं। ठीक है, यह कट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को यदि आपस में घटाएं F2 माइनस F1 तो हमको जो मिलेगा वह वैल्यू कहलाती है बैंड विड्थ। यह है बैंड विड्थ प्राप्त होगा हमको F2 माइनस F1 हर्ट्ज। अब यह बैंड विड्थ क्या है, बैंड विड्थ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये एक प्रकार से क्या है हमारे लिए, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। लेकिन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी किस प्रकार का रेंज है, यह वह रेंज है जिसमें सर्किट का जो करंट है उसकी वैल्यू 70.7% से या उससे अधिक होती है। करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 70.7% या उससे अधिक। देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है जिसके कारण की करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 70.7% से अधिक। ये 70.7% है, उससे अधिक हो जाती है। अगर हम अब यदि पावर का ग्राफ बनाएं तो पावर का ग्राफ भी कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है, जहां पर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम पावर प्राप्त होती है PM, है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर प्राप्त होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी F1 और F2 पर जो पावर प्राप्त होता है वह पावर हाफ होता है, PM/2 होता है ना। तो इसीलिए ये जो अपर और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इनको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इनको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो वोल्टेज का वैल्यू है, ये समझ में आ गया सबको। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वोल्टेज की वैल्यू है इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस, वह क्या है, सप्लाई वोल्टेज से भी ज़्यादा हो जाती है। तो कितनी ज़्यादा हो जाती है इसको मापने के लिए एक फैक्टर होता है जिसको कहते हैं Q फैक्टर। अब ये Q फैक्टर की वैल्यू होती है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, जो कि सप्लाई वोल्टेज के ही बराबर है ना, इक्वल टू होता है VC/VR। तो जैसे यदि हम लोग VL को ले लें तो हमको Q फैक्टर की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी क्या, ω/L। अब इसको हम लोग ω/R लिख सकते हैं क्योंकि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, या फिर ω0 लिख सकते हैं, है ना, अपॉन आ जाएगा क्या, R। ω/R की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिलेगा क्या,
1/√LC मल्टीप्लाई बाई L/R। तो Q की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/, अच्छा ये L से L कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा क्या, √L/C इंटू 1/R। ये किसका फैक्टर है, Q फैक्टर है, जो कि क्या बताता है, किसी सर्किट में रेशियो क्या है इंडक्टेंस के वोल्टेज का और सप्लाई वोल्टेज का, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैसा है, सेम है। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि इसमें वोल्टेज अपॉन वोल्टेज का कैलकुलेशन किया जा रहा है। ठीक, तो कभी कभी पेपर में ये भी आता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब देखते हैं Z का वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी के साथ किस प्रकार चेंज हो रहा है। तो Z इक्वल टू हमको प्राप्त होता है R+J XL माइनस XC, जहाँ पर XL की वैल्यू है 2πfL जबकि XC की वैल्यू है 1/2πfC, यानी कि जो XL है वह प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और XC जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, है ना। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस प्रकार यदि हम लोग ग्राफ बनाएं तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे XL और XC के मान में भी परिवर्तन हो जाएगा। XL जहाँ एक स्टेडी रेट से बढ़ता जाएगा वहीं XC जो है वो इस प्रकार का उसका कर्व होगा, सर्कुलर नॉन लीनियर, है ना। तो ऐसे एक पॉइंट पर जहाँ दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पर क्या है, दोनों इक्वल हैं, XL इक्वल टू XC, तो यही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी FR। अब यदि FR या F0 जो भी, अब यदि हम लोग इससे कम वैल्यू की ओर ध्यान दें, तो इससे कम वैल्यू की ओर ध्यान दें तो हमको साफ साफ दिखेगा कि XL की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इससे कम वैल्यू की तरफ हम लोग ध्यान दें, यदि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट साइड हम लोग ध्यान दें तो इस ओर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है, इस ओर हमको ये जो वैल्यू है वो XC की है और ये XL है, तो सीधे सीधे पता चल जाएगा कि यहाँ पर XC की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगी, XC की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी XL, और जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तब XL की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी XC से। और सिर्फ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर ही दोनों का मान कैसा होगा, एक समान। तो यदि पेपर में क्वेश्चन आता है कि यदि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे सर्किट कैसा बिहेव करेगा, तो हमको क्या बताना है आंसर, इंडक्टिव। और यदि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो कैसा बिहेव करेगा सर्किट, तो हमको कहना है क्या, कैपेसिटिव। ठीक, क्योंकि ये बेसिक नेचर है, जब फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो XC की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो XL की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसके अनुसार सर्किट बिहेव करता है। इसके अलावा हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ से और भी प्रूफ कर सकते हैं आगे कि Q इक्वल टू होता है, Q की वैल्यू मिलती है हमको Q इक्वल टू ω/L/R, है ना, जो कि पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2πfL/R भी लिख सकते हैं, ठीक है, ω/L/R 2πf/R इसको भी लिख सकते हैं, ठीक। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, बैंडविड्थ का इक्वेशन भी लिख चुके हैं, और एक है FR या F0 इक्वल टू होता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अंडर रूट, इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग से हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। तो इतनी ही थ्योरी है रेजोनेटिंग सर्किट की। इसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, और यदि कोई कॉन्सेप्ट छूट गया हो तो उसको मैं आगे MCQs में कवर कर दूंगा। ये पहला क्वेश्चन है, फॉर RLC AC सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस द करेंट इज। RLC AC सीरीज सर्किट के लिए रेजोनेंस की स्थिति में करेंट क्या होता है, मिनिमम एट लीडिंग, नो मिनिमम तो नहीं होता, मिनिमम भी नहीं होता, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम हो सकता है एट यूनिटी पावर फैक्टर, तो एंगल 0 होता है ना।
तो वोल्टेज और करंट का एंगल हमको जो मिला था, इसी तरफ करंट था, इसी तरफ वी आर था और वी आर ही इक्वल टू टोटल वोल्टेज था। तो यहाँ पर क्या था, एंगल विल बी 0 बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सो पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई इक्वल टू 1, है ना, cos 0 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सीरीज RLC सर्किट R इक्वल टू 20, XL इक्वल टू 30 एंड XC इक्वल टू 30। ठीक है, इफ द सप्लाई वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज दिस, द इंस्टेंटेनियस करंट एंड पावर फैक्टर इन द सर्किट। तो हमको करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू और पावर फैक्टर निकालने को बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि R की वैल्यू 20 है, लेकिन XL और XC की वैल्यू एक समान है। XL और XC की वैल्यू क्योंकि एक समान है, इसलिए किसका कंडीशन है, रेजोनेंस का कंडीशन है। तो यहाँ पर I की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन Z ना होकर V अपॉन R, क्योंकि XL और XC एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो I की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100 साइन 100 पाई टी प्लस 30 अपॉन हाउ मच, R इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा I की वैल्यू 100 अपॉन 20 इक्वल टू 5 साइन 100 पाई टी प्लस 30 एम्पियर, है ना। और जैसा कि हम लोगों को पता है पिछले क्वेश्चन के अनुसार पावर फैक्टर क्या मिलता है हमको, 1 मिलता है रेजोनेंस के कंडीशन में, इसलिए आएगा यूनिटी। तो इसका आंसर होगा बी, 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 एम्पियर, पावर फैक्टर इक्वल टू यूनिटी। तो जितना जिस फेस पे वोल्टेज था उसी फेस पे करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इसमें पहले ही लिख दिया है रेजोनेंस सर्किट है, इम्पीडेंस एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी माने कि जो हमने ग्राफ देखा था, ऐसा पावर और करंट का ग्राफ हमको मिला था, उसमें हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हाफ पावर, और यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी F1, और यहाँ इसी प्रकार से यहाँ पर मिल जाएगा क्या, F2, ये मिल गया F2। इस पर इम्पीडेंस की क्या वैल्यू होती है ये हमको पता करना है। RLC सर्किट में हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, देखो जो टोटल पावर है, जब रेजोनेंस के कंडीशन में सिर्फ रेजिस्टेंस को मिलता है तो टोटल पावर क्या मिलता है, PM, जो कि मैक्सिमम पावर है, PM मैक्सिमम पावर है। लेकिन हाफ फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाता है, यहाँ पर पावर की वैल्यू हो जाती है कितनी, PM अपॉन 2। तो ये पावर हाफ डिस्ट्रीब्यूट कब होगा, जब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो ये वैल्यू R है अगर, तो L और C मिलकर भी क्या हो जाएंगे, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रदान करेंगे जो कि होगी R, है ना। तो ये दो वैल्यू हमको मिलेगी, ठीक है। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी R है तो वो भी हो जाएगा R का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट। तो Z की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2R का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि √2 टाइम्स R, ठीक, √2 टाइम्स R है ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सीरीज RLC सर्किट द फ्रीक्वेंसी बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर FR है, इस तरफ का क्वेश्चन है ना। XL और XC, तो XC का ग्राफ ऐसे बनता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ घटते जाती है XC की वैल्यू, और XL की वैल्यू क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। तो ये वैल्यू है हमारा FR, है ना। तो इससे मान लो यहाँ पे है FR, सीरीज RLC सर्किट में फ्रीक्वेंसी इज बिलो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जो है फ्रीक्वेंसी इस तरफ बढ़ रही है, इसके बीच में कहीं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। इसमें XC की वैल्यू कैसे होती है, ये XC की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ घटती जाती है, और इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो कहीं पर दोनों की वैल्यू जहाँ इक्वल होती है, ये होती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी FR या F0। और इस तरफ का क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी से, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का।
इस तरफ तो ये दिख रहा है हम लोग को, ये XL है और ये XC है ना। तो ये है XC और यहाँ इस तरफ है XL। इसका मतलब इस तरफ क्या होता है ये पूछा है, तो कि हमको पता है क्या, XC इज ग्रेटर देन XL। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a parallel RLC circuit, if the lower cutoff frequency is 2400 Hz and upper cutoff frequency is 28, तो what is the bandwidth, तो हमको पता है bandwidth इक्वल टू हो जाता है F2 माइनस F1। तो F2 की वैल्यू हो गई 2800 और F1 की वैल्यू हो गई 2400, दोनों को घटा देंगे तो हमको मिलेगा कितना, 400 हर्ट्ज, जो कि आंसर दिया हुआ है आंसर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, एक सीरीज RLC सर्किट रेजोनेट्स एट 1 मेगाहर्ट्ज। एक सीरीज RLC सर्किट है जो कि 1 मेगाहर्ट्ज पर रेजोनेट करता है, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई अपनी, F0 रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एट फ्रीक्वेंसी 1.1 मेगाहर्ट्ज। 1.1 मेगाहर्ट्ज द सर्किट इम्पिडेंस विल बी। तो क्या पूछा है, फिर से वही क्वेश्चन आया है, ये है XC, ये है XL। तो हमको पता है ये 1 मेगाहर्ट्ज, मान लो FR यहाँ पे आ रहा है 1 मेगाहर्ट्ज, है ना। तो इस तरफ का क्वेश्चन पूछा है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का। तो इस तरफ क्या होता है, XL की वैल्यू इज ग्रेटर देन XC, तो सर्किट कैसा हो जाता है, इंडक्टिव, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सीरीज RLC सर्किट में यूनिटी पावर फैक्टर होगा। यूनिटी पावर फैक्टर कब होगा, जब सर्किट क्या होगा, रेजोनेंस में होगा, है ना। तो ये रेजोनेंस का ही क्वेश्चन है, रेजोनेंस में होगा एट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस में कब होगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में होगा। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछा है देखो, तो ये हर्ट्स में पूछा है, तो 1/2 पाई √LC। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट विथ अ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज इज रेजोनेट्स एट F0 हर्ट्स। हाँ ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी F0 दी हुई है। इफ ऑल द कंपोनेंट वैल्यूज आर नाउ डबल्ड द न्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। सभी कंपोनेंट्स की वैल्यू डबल कर दी, मतलब R के जगह पहले R था, उसको बढ़ा के अब क्या कर दिया गया, 2R। L था तो मान लो XL था, तो वो वैल्यू क्या हो गया, अब L के जगह हो गया क्या, 2L। और जो C था उसके जगह क्या हो गया, 2C। तो पूछता है कि द न्यू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज, न्यू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी F0 इक्वल टू पहले जो वैल्यू था, है ना, इसको ले लेते हैं F01। तो ये जो वैल्यू था पहले, या फिर सिर्फ F0 ले लेते हैं कि ऑप्शन में F0 लिखा है ना। तो ये वैल्यू हमने ले लिया, F0 इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 पाई √LC। अब F1 की वैल्यू लेंगे तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डबल वाली जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा क्या, 2 पाई और यहाँ पे 2 टाइम्स L इंटू 2 टाइम्स C। तो ये वैल्यू आ जाएगा F1 जो कि नया है, तो वैल्यू आ जाएगा 1/2 पाई, ये 2 बाहर निकल जाएगा दोनों से, तो ये आ जाएगा कितना, 4 पाई और √LC। दोनों को कंपेयर करते हैं, यदि F1/F0 तो हमको मिल जाएगा क्या, 1/2 पाई √LC। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये सब कैंसिल हो जाएगा, बस यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा कितना, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो F1 जो है वो क्या होगा, 2 टाइम्स और कम मिलेगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका F0/2, तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, हमारे चैनल का कंटेंट यदि आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।